सुप्रीम लीडर जरूर है वहां पर, इस्लामिक लीडर जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी है अपनी, लेकिन वहां अलग किस्म से अपने चुनाव होते हैं। इसका परिणाम क्या हो सकता है अगर युद्ध होता है तो? सारी जो तेल की सप्लाई है वो इस जगह पर ईरान जो है रोक यहाँ पर नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है, या यानी आते ही ट्रंप ने क्या कहा, जनवरी 20 को उन्होंने सत्ता संभाली और आते ही उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान की पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया, यानी ईरान निशाने पर है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है ईरान और अमेरिका से। ईरान कुछ दिन पहले अमेरिका को अपनी ताकत दिखा भी चुका है और ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब क्या हुआ है तो चलिए दूरबीन लगाते हैं और ईरान और अमेरिका की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि अब वहाँ क्या चल रहा है। तो प्रणय, क्या हुआ है अब इन दोनों देशों के बीच? देखिए, इन दोनों देशों के बीच में रिश्ता पुराना है और वो रिश्ता है तनाव का रिश्ता, वो तलखी का रिश्ता, वो टेंशन का रिश्ता है और इसके अंदर एक नया चैप्टर जुड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी ईरान को और कहा कि मैं आपको 2 महीने का वक्त देता हूं, मुझसे आके सीधे से बात करिए, डील करिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ईरान के लिए जो है वो नतीजे बहुत खराब होंगे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चेतावनी थी, सीधी सीधे से अल्टीमेटम दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बयान जारी किया और इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आप जरा खुद सुनिए और इसे एनालाइज करिए कि इसके बाद ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। मैं आपको ईरान की प्रतिक्रिया भी बताऊंगा कि ईरान की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि अयातुल्लाह अली खamenei जो हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ईद के मौके पर सबको संबोधित भी किया डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को संदेश भी दिया। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो सुनिए। On my list of things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently. And I said, you're going to have to make a decision one way or the other. And we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran. And I don't want that to happen. I don't want that to happen. My big preference, and I don't say this with strength or weakness, my big preference is we work it out with Iran. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. Iran is very... ईरान मेरी एजेंडा में बहुत हाई है और हमने ईरान को पेशकश दी है, ईरान को प्रस्ताव दिया है, चिट्ठी लिखने का जिक्र भी इस बयान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, वो बातचीत नहीं करते हैं, तो बहुत बुरी चीजें होंगी, बहुत 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 बुरी चीजें होंगी। और वो बुरी चीजें क्या होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। चेतावनी है, खुली चेतावनी है, आप इसे धमकी भी कह सकते हैं, अल्टीमेटम कह सकते हैं, आगाह करने की एक कोशिश कह सकते हैं, सब कुछ है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसका इतिहास पुराना है। 1979 में इस्लामिक क्रांति जो ईरान में हुई थी उसके बाद से जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास में लोगों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद से ईरान के अंदर अमेरिका का दूतावास भी नहीं है। कौन ईरान के अंदर अमेरिका के हितों को रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस बयान का ईरान की तरफ ईरान का क्या रिएक्शन? हाँ, क्योंकि पिछली बार तो मिसाइलें दिखाई थी, मिसाइल जो उनका स्टोर रूम था, तो वो दिखाई रहे हैं। मिसाइलें कौन सी दिखाई थी वो भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से अब से कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया और उसके अंदर क्या कहा जाता है, इफ द यूएस एंड द ज़ायनिस्ट regime आर द थिंकिंग ऑफ स्टिरिंग अप अ सेडिशन इनसाइड एन ईरान एज दे हैव डन इन सम प्रीवियस ईयर्स, द इरानियन नेशन इटसेल्फ विल आंसर देम। ठीक है, द यूएस एंड ज़ायनिस्ट, वो इजराइल को कहते हैं, regime threatens to commit vicious acts, of course. If such vicious acts are committed, they will definitely receive a strong reciprocal blow. यानी ईरान जवाब देगा, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यहां पर 2 चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं। पहली बात, वो रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं। इनसाइड ईरान, सेडिशन इनसाइड ईरान, यानी ईरान के बीच, ईरान के अंदर जो है वो राजद्रोह को भड़काने की कोशिश, लोगों को भड़काने की कोशिश, आंदोलन करवाने की कोशिश, ईरान के अंदर जनता बगावत करे इसकी कोशिश, इसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस दौरान ईरान के अंदर जो है वो हिजाब के खिलाफ बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन चला था बहुत बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि उस समय ट्विटर पे बहुत सक्रिय रहते थे, तो उनकी तरफ से उन्होंने खुले समर्थन का एक ट्वीट भी किया था और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम लगातार देख रहे हैं और ईरान के लोगों के हम साथ हैं, उनके हिजाब की खिलाफत के लिए वो खड़े हुए थे, उनके जो हक की बात थी। लेकिन यहां पर मामला और खतरनाक हो रहा है। मामला खतरनाक इसलिए हो रहा है कि यहां पर केवल आरोप प्रत्यारोप या जुबानी जंग की बात नहीं हो रही है, यहां पर हथियारों की जंग की भी बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के
साथ जुड़े हुए यमन के जो हूथी हैं उनके खिलाफ इस समय अमेरिका बमबारी कर रहा है। साथ ही इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसीलिए ईरान ने अपनी ये ताकत दिखाने की कोशिश की है। ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है जिसे कुछ दिनों पहले जिसकी तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई। क्या दिखा रहा है ईरान? ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हम किसी से कम नहीं, कि ताकत है हमारे पास। नहीं, हमारे पास ताकत है और हम इस ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्तों का आलम यह है कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे उसी जमाने में कासिम सुलेमानी को मारा गया था और अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में ही उन्हें मारा गया था। इराक में मारा गया था। यानी ईरान का एक जो सीनियर मिलिट्री लीडर है जो कि इराक गया था, अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की, उसे मारा और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन इतना बढ़ा था कि ईरान ने जवाबी जो है मिसाइल कार्रवाई की थी, मिसाइल दागी गई थी और जो बगदाद के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर वो मिसाइलें गिरी थी। तो ये जो टेंशन का इतिहास है, इसी के बीच में ये तेहरान टाइम्स अमेरिका ईरान का अखबार है और उसकी तरफ से क्या कहा गया है? उसने कहा है कि ईरान हैज रेडीड मिसाइल्स फॉर पोटेंशियल रिस्पॉन्स एमिड ट्रंप्स एस्केलेटिंग थ्रेट। यानी ट्रंप के बढ़ते खतरों या ट्रंप के बढ़ती धमकियों के बीच में ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया है। यहाँ पे बाकायदा कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है वो मिसाइलें बाकायदा लोड कर ली हैं जो अंडरग्राउंड सिटीज हैं उनके अंदर जैसी सिटीज दिखाई गई रेडी है, अगर कुछ होता है एक्शन तो रिएक्शन के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीरें हैं अमेरिका के सेंटकॉम की। अमेरिका के भी हथियारों का बड़ा जखीरा ऑलरेडी उस रीजन में, ऑलरेडी उस इलाके के अंदर पहुंच चुका है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो नया टेंशन खड़ा हो रहा है, ये जो बारूद की जंग है, ये एक नया मोर्चा खोल सकती है। यानी हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इजराइल और हमास की जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है और ईरान और अमेरिका के बीच में अगर किसी तरीके का कोई पोटेंशियल टकराव होता है या इजराइल और ईरान में टकराव होता है तो इसकी जो आंच है ये पूरे इलाके को जद में लेगी। इसको लेकर गल्फ के देश भी चिंतित होंगे, इसको लेकर कई देश चिंतित होंगे और इसकी चिंता भारत तक भी आएगी। क्यों भारत तक चिंता आएगी? वो इसलिए आपको समझना होगा, न केवल इसलिए कि भारत का निवेश है ईरान के अंदर, चाबार पोर्ट जैसी जगहों पर, बल्कि इस पूरे इलाके से जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी का इलाका आप देखते हैं नक्शे के ऊपर मृत्युंजय, वहां से हमारा भी तेल आता है, चीन का भी तेल आता है, बहुत सारे दुनिया के देश हैं क्योंकि ये पूरा एनर्जी सप्लाई का रूट है। और आप देखिए कि इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका की जो सेंटकॉम है वहां पर तैयारी, और देखिए दोनों तरफ से पॉस्चरिंग हो रही है। ये दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाई जा रही है, जो हथियारों की ताकत है, बारूद की ताकत है। बिल्कुल बारूद की ताकत है। और यहाँ पे जो आरोप लगाए जाते हैं, ईरान खुद उन आरोपों को ओन भी कर रहा है। ये जो है अयातुल्ला खमनेई का ही जो है हिब्रू के अंदर उनका सोशल मीडिया अकाउंट है और उसमें आप देखिए कि वो कौन क्या तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ये जरा देखिए, ये सारी जो हथियारों की तस्वीरें हैं ये ईरानी हथियार, इनमें से कई ईरानी हथियार हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने हमला किया था, हमास के आतंकी घुसे थे ईरान के इजराइल के अंदर, ये उसकी तस्वीरें, साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों के समर्थन के अंदर की गई तस्वीरें हैं। और ये खुद ईरान के सुप्रीम लीडर शेयर कर रहे हैं। ईरान छुपाता नहीं है, ईरान खुलकर इनका समर्थन कर रहा है। आपको याद होगा याह्या सिनवार के मारे जाने से पहले वो ईरान के साथ में उनके संबंध रहे। इसके अलावा मतलब वो दिखाता है कि उसके पास इस्माइल हानिया को तो जो है तेहरान के अंदर मारा गया था, इस्माइल हानिया जो कि हमास का बड़ा लीडर था। तो ये जो ईरान की स्ट्रेटेजी है, ईरान के खिलाफ अब मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के भी हथियारों का जो जखीरा है, उसकी जो सेंट्रल कमांड है वो ऑलरेडी यहाँ पर न केवल पहुंच चुकी है, बल्कि अगर आप देखें तो लगातार जो ऑपरेशंस हैं जो हूथियों के खिलाफ चल रहे हैं, यानी इस ऑपरेशन के लिए अमेरिकी हथियार, विमान वाहक पोत, उसके कई जहाज जो हैं वो इलाके के अंदर तैनात हैं। और इसीलिए इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये टेंशन अगर बढ़ा तो क्या होगा। ये तस्वीर आपको याद होगी, ये अक्टूबर 2024 की तस्वीर है जब ईरान और इजराइल के बीच में एक तरीके से मिसाइल वॉर हुई थी। ये तस्वीर उस दिन की है जब ईरान की तरफ से करीब 200 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसका आयरन डोम जो है उसने उसे बचा लिया है। तो ये जो सारी तस्वीर है ये कुल मिला के इस पूरे रीजन के अंदर एक नया टेंशन बढ़ाती है। ये जो पूरा रीजन है जिसके अंदर भारत का भी हिस्सा, भारत से भी प्रभाव आता है, पाकिस्तान, यहाँ से ये गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, ये सारा वो इलाका है जहाँ से सबका तेल आता है। ये तेल एनर्जी सप्लाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। और ईरान और अमेरिका, यहाँ पर नीचे डियागो गार्सिया है
जो ब्रिटिश इंडियन ओशन का इलाका है, वहां पर एक द्वीप है जहां अमेरिका का बेस है, और साथ ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जो है यहाँ मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर अपने विमानवाहक पोत तैनात किए हैं, जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनसे कि यहाँ हूथियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस जो है अमेरिका के वो चल रहे हैं। तो ये एक नया टेंशन का फ्लैश पॉइंट जो है वो खड़ा हो गया है, और दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, ये तो रहा तैयारी। वैचारिक विवाद भी दिखा दिया आपने, जो बोलचाल में विवाद किया जा रहा है, बयानों में विवाद किया जा रहा है, वो भी दिखा दिया। युद्ध की किस तरह से तैयारी की जा रही है ये भी दिखा दिया। इसका परिणाम क्या हो सकता है अगर युद्ध होता है तो? विश्व पे किस तरह का परिणाम हो सकता है? क्योंकि युद्ध तो वैसे भी कोई विकल्प होता नहीं, और लगातार ट्रंप जिस तरह से रूस यूक्रेन के लिए कह रहे हैं कि आप युद्ध विराम कर लीजिए, आप युद्ध विराम कीजिए, व्हाइट हाउस में जाके शांति समझौते की भी बात हो रही है, यहाँ दूसरी तरफ युद्ध की एक बिल्कुल सीमा पे पहुंच चुके हैं लोग, युद्ध की कगार पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे, उस दौरान भी पेंटागन में प्लान बना था कि ईरान को बॉम्ब करना चाहिए। ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर ताकत है, उसको लेकर इजराइल सबसे ज्यादा चिंतित रहता है, और उसने कहा है कि किसी भी हालत के अंदर हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। साथ ही अमेरिका भी लगातार ये कहता रहा है, ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर अपनाया गया, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसका खामियाजा भी ईरान को भुगतना पड़ता है। और इन तमाम टेंशंस के बीच में ईरान का ये जो फौजी पोस्चर है, आप देखिए ईरानी मीडिया जो है वो इस समय भरा हुआ है इन तमाम तस्वीरों से, जिसके अंदर हथियारों की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन एक तरफ ये चीज है कि ईरान की तरफ से जो पोस्चर दिखाया जा रहा है, ईरान की तरफ से जो ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो आपने पूछा कि हो क्या सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि ईरान के अंदर जिसकी आशंका जो है वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनेई, वो जता रहे हैं कि क्या ईरान के अंदर एक नया विद्रोह या कह लीजिए वहां जनता का एक आंदोलन जो मतलब उनका कहना है कि अमेरिका से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इस तरह अमेरिका से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिख भी रही हैं। ये देखिए, ये ईरान की अपोजिशन पार्टी है, पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट की तस्वीरें शेयर की गई हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि कोई भी अपोजिशन पार्टी किसी भी देश के अंदर जनता के प्रोटेस्ट की तस्वीरें शेयर करती है, मतलब वो दिखाएगी जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ की चीजें, वो असामान्य नहीं है। लेकिन ये जो लोगों का विरोध है, लोगों के प्रदर्शन हैं, क्या इसके पीछे वो कनेक्टिंग डॉट्स हैं जिसकी तरफ इशारा खमनेई कर रहे हैं, या ये जनता का वाकई में सहज, चाहे पानी के इश्यू को लेकर जहां पे कहा जा रहा है कि डिमांडिंग एक्सेस टू द वाटर, तो पानी को लेकर इस पूरे इलाके में जाइंदा रूद नदी का जो पानी है उसको लेकर प्रोटेस्ट है। तो ईरान के अंदर, ईरान एक भले ही आप इस्लामिक क्रांति के बाद में, लेकिन वहां की डेमोक्रेसी है, ईरान के अंदर सरकारों का बदलाव जो है वो होता रहा है। सरकारों से मतलब वहां पर जो सुप्रीम लीडर जरूर है, वहां पर इस्लामिक लीडर जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी है अपनी, लेकिन वहां अलग किस्म से अपने चुनाव होते हैं, वहां नेता बदलते रहे हैं, और हमने देखा है अहमदनेजाद से लेकर मतलब राजशाही नहीं है, वहां पर। इनफैक्ट राजशाही का आपने जिक्र किया, तो राजशाही की ही तस्वीर इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये वॉशिंगटन डीसी से तस्वीर आई है। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए मृत्युंजय, ये जो है, ये शख्स जो है, ये पहलवी, जो रजा पहलवी खानदान था, जिस ईरान के शाह को हटाया गया था इस्लामिक क्रांति से, वो अमेरिका के अंदर है। और साथ ही यहाँ क्या हो रहा है, ईरानियन रैली इन सपोर्ट ऑफ क्राउन प्रिंस रजा पहलवी इन वॉशिंगटन डीसी, यानी रजा पहलवी के समर्थन के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर रैली होने जा रही है। कब? 13 अप्रैल 2025 को अमेरिका में ये डीसी प्रोटेस्ट फॉर ईरान, यानी अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होगा, रजा पहलवी के समर्थन में होगा। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद रजा पहलवी खुद बधाई दे चुके हैं उनको, और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई रिजीम चेंज का गेम हो रहा है। बिल्कुल वही जो अंदेशा वहां पे भी जताया गया, जाहिर तौर पर हाँ, वो ये अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन ईरान के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, देखिए ईरान खुलकर समर्थन करता है हिजबुल्लाह का, इस पे कोई परहेज नहीं, मैंने आपको पूरी दुनिया जानती है। तो खमनेई खुद उसको ट्वीट कर रहे हैं, खुद शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह का वो समर्थन करते हैं, हमास के वो खुलकर साथ में हैं, इसके अलावा हजदल शाबी जो है उसके साथ में है, जो इराक में है, प्लस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहिए या एक्सेस ऑफ ईवल कहिए। ईरान जिन गुटों का समर्थन करता है उनको ईरान कहता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब विद्रोह के नायक हैं और इनका वो समर्थन करते हैं, इनको हथियार भी मुहैया कराते हैं। यानी एक तरीके से ईरान जो है इस पूरे इलाके के अंदर एक पावर जो है वो डोमिनेट करता है। उसके पास ये सारे गुट हैं जो कि अलग अलग इलाकों के अंदर सैनिक ताकत भी रखते हैं, फौजी ताकत भी रखते हैं, और उसी ताकत के लिए जो है
ईरान के ऊपर अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की जो राजनीति है वो करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही फरवरी 2024 का, मैं ये उनको पोस्ट बता रहा हूं आपको, सैंक्शंस ऑन ईरान ऑयल ट्रेड टू रीइंपोज मैक्सिमम प्रेशर। यानी आते ही ट्रंप ने क्या कहा, जनवरी 20 को उन्होंने सत्ता संभाली और आते ही उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान की पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। यानी ईरान निशाने पर है, ईरान निशाने पर है, इसीलिए उसके ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, ये मैंने उस दिन का ट्वीट मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं 11 जनवरी 2020 का। टू द ब्रेव लॉन्ग सफरिंग पीपल ऑफ ईरान, आई हैव स्टूड विद यू सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय प्रेसिडेंसी एंड माय एडमिनिस्ट्रेशन, विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद यू। ये डोनाल्ड ट्रंप है, जब उन्होंने जनवरी 2020 में जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे तब ये कहा था। और अभी भी आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं। ये पूरा इतिहास है। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में टाइमलाइन क्या है, इस टेंशन की टाइमलाइन क्या है? तो आप देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो सैनिक तनाव है उसकी जड़ें लगभग 20वीं सदी, जैसा मैंने आपसे कहा 1953 के अंदर मोसद्देक का तख्ता पलट हुआ था। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक तख्ता पलट का समर्थन किया था और यहीं से टेंशन की शुरुआत हुई थी। यहीं से ईरान के लोगों को लगने लगा था कि ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं ये हमारे यहाँ मेडल करते हैं, ये हमारे यहाँ रेजीम चेंज करना चाहते हैं। उसी की परिणति ये हुई कि ईरान में 1979 के अंदर इस्लामिक क्रांति हुई और बंधक संकट हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिकन दूतावास को कब्जे में कर लिया गया था और उसके बाद वहां पे करीब 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बना के रखा गया था। यही वो पॉइंट था जहां अमेरिका और ईरान के जो राजनयिक रिश्ते थे खराब होते चले गए, वो टूट गए। इस कदर टूट गए कि अमेरिका का कोई दूतावास तेहरान के अंदर नहीं है। उसके बाद 80 से 88 तक ईरान और इराक का युद्ध चला। तब इराक का समर्थन सद्दाम हुसैन के उस इराक का, जिस सद्दाम हुसैन को अमेरिका की फौजों ने ही हटाया, उस इराक के सद्दाम हुसैन का समर्थन उस समय में अमेरिका करता था। इसके अलावा 2003 में परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद 2015 से लेकर इन दोनों के बीच परमाणु समझौता हुआ, जिसे JCPOA कहा जाता है। फ्रांस भी उसमें मीडिएटर के तौर पर था, कई जर्मनी भी थे, लेकिन उसमें चीन भी था, रूस था, जर्मनी था। इन सब लोगों ने किया कोशिश, लेकिन उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने कहा JCPOA खराब है, JCPOA में हम नहीं रहेंगे, JCPOA का समर्थन नहीं करेंगे। प्लस ट्रंप आज भी आर्गुमेंट देते हैं कि उस समय अगर JCPOA नहीं किया गया होता, जिससे ईरान को एक जगह मिल गई, तो आज ये सारे हमास, हिजबुल्लाह, हजल शाबी, ये सारे गुट नहीं, इनको समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि ईरान को मौका मिल गया, ईरान को पैसे जुटाने का मौका मिल गया और ईरान ने अमेरिका और JCPOA के बदले में जो पैसे उसे मिले थे उस पैसे का इस्तेमाल इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए किया। और उसके बाद से 3 जनवरी 2020 का भी आप जानते ही हैं कि कासिम सुलेमानी को किस तरीके से मारा गया था और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। ये सारा इतिहास रहा है और उसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच का टेंशन भी बहुत पुराना है और हमास के इस आतंकी हमले के बाद से तो ईरान और इजराइल के बीच का टेंशन चरम पे। मैंने आपको दिखाया कैसे एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल हमले तक दोनों कर चुके हैं। इसलिए ये टेंशन का नया फ्लैश पॉइंट है और इसलिए इसका जो खामियाजा होगा वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा भयानक हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट मैसेज टू पीपल ऑफ ईरान, ईरान के लोगों के लिए मैसेज जो है वो नेतन्याहू का भी आ गया है। भी देख रहे हैं। वहां पे मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर के अंदर हिब्रू के अंदर मैसेज कौन दे रहे हैं? खमनेई, जो इजराइल की भाषा है। तो दोनों तरफ से पॉस्चरिंग चल रही है, दोनों तरफ से जो है वो अपनी ताकत का, जैसे फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स कहा जाता है। जब आपने देखा हो कौन कितने पानी में है, हाँ, जब आपने देखा हो कि 2 शेर अगर लड़ रहे होते हैं या 2 ताकतें, जो दो जानवर भी अगर आपस में टकरा रहे होते हैं, तो पहले दोनों कैसे एक दूसरे को जो है ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों गुर्राते हैं। लगभग वैसी ही जो पॉस्चरिंग है वो पॉस्चरिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इसीलिए ये जो टेंशन है कि अगर इन दोनों के बीच में टकराव होता है तो न केवल टकराव भयानक होगा बल्कि उसका दायरा बहुत बड़ा होगा। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि ये टकराव होगा भी, क्योंकि जो ताकत का संतुलन है वो ताकत का संतुलन तो बहुत अनइवन है, क्योंकि अमेरिका के पास फौजी ताकत वाकई में बहुत बड़ी है। तब ईरान के पास में कौन सी ताकत है और ईरान अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कहां करेगा, कैसे मतलब करेगा? किस दम पे फूल रहा है ईरान के पास में कुछ चीजें हैं और ईरान के पास में जो चीजें हैं, आप देखिए सैनिक ताकत का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में कहीं कोई तुलना नहीं मिलती है। अगर हम देखें, अमेरिका जो है वो नंबर 1 पे आता है फौजी ताकत के मामले में, कई इंडेक्स पे देखें। वहीं ईरान जो है वो 16वीं ताकत आता है। तो यानी 1 और 16 के बीच का अंतर आप समझ सकते हैं। मिलिट्री बजट भी $800 अरब का अमेरिका का फौजी बजट है
वहीं जो ईरान का फौजी बजट है वो 10.3 बिलियन बिलियन डॉलर का है। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है युद्ध के बिल्कुल। मामले में, अगर हथियारों की बात की जाए, जबकि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगते रहे हैं। इसलिए ईरान ने जो ईरान की ताकत है, ईरान के पास जो हथियार हैं, उसके अंदर भी बहुत एडवांसमेंट नहीं हो पाया। इसलिए ईरान की जो फौजी ताकत है वो उतनी एडवांस नहीं है। लेकिन फिर भी ईरान ने कई मिसाइलें डेवलप की हैं, ईरान ने कई ड्रोन्स डेवलप किए हैं। और ईरान के पास में अगर आप ज्योग्राफी पे आए तो ईरान के पास में एक नेचुरल एडवांटेज है जो उस इलाके का एडवांटेज है, और उस इलाके को आप समझिए। और अभी मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ईरान के पास में ये चोक पॉइंट है, दुबई के पास वाला, दुबई के ठीक अक्रॉस वाला, ये जो ईरान का चोक पॉइंट है, यानी ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जहां पर मिलती है, ये ईरान का चोक पॉइंट है। यानी यहां पर ईरान नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। ये जो 2 द्वीप हैं ये भी ईरान के पास हैं, ये जो द्वीप हैं ये ईरान के पास हैं। ये जो 2 द्वीप आपको दिख रहे हैं यहां पर, ग्रेटर टूम, ये भी, यानी इस खाड़ी के बीच में भी ईरान के पास में बेस है। और ईरान अगर यहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाता है, जैसा कि उसने इससे पहले भी कोशिश की थी, तो बहुत सारा जो ट्रैफिक है, यानी यहां से जो जहाज जाते हैं तेल लेकर, तेल के जो टैंकर हैं, यहां से जो तेल की सप्लाई है, चाहे कुवैत से जा रही हो, चाहे यूएई से जा रही हो, चाहे सऊदी अरब से जा रही हो, ये सारी जो तेल की सप्लाई है वो इस जगह पर ईरान जो है वो यहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। या यहां पर उस तेल की सप्लाई को अगर उसने बमबारी भी की तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक नुकसान कई देशों को उठाना पड़ सकता है। तो ये ईरान की ताकत है और ईरान इस ताकत का कई बार इस्तेमाल करता रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब 18-19 में या 20 में ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ा था, तब भी ईरान ने इस चीज की धमकी दी थी। इसके पहले 15-16 के अंदर भी, मतलब आप वैसे हमला करेंगे तो हम आपको आर्थिक रूप से, तेल से, हर तरह से, न केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई देश इससे प्रभावित होंगे। अगर आप इस समय देखें नेवल ट्रैफिक, मैरीटाइम ट्रैफिक, नॉट नेवल ट्रैफिक, अगर मैरीटाइम ट्रैफिक का आंकड़ा आप देखें या उसकी तस्वीर देखें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो हैं ये एक्सेस रूट्स हैं, ये एक्सेस रूट हैं। जिस जगह की बात हम कर रहे हैं वो रास्ता ये है। ये सारे जो आपको अलग अलग कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये अलग अलग जहाज हैं, ये अलग अलग टैंकर्स हैं। यहाँ पर एक एक के ऊपर उसका नाम और उसकी जगह मिल जाएगी। ये टैंकर है, ये उसकी पोजीशन है, ये भी एक टैंकर है। ये सारे जो जहाज हैं, ये सारे जहाज यहाँ से तेल लेकर जाते हैं, अलग अलग जो सामान जाते हैं। इस पूरे इलाके की जो सप्लाई लाइन है वो इसी के थ्रू जाती है। चाहे हम अमीरात की बात करें, चाहे हम कुवैत की बात करें, ये सारा जो और आप देखिए ये जो हम बात कर रहे थे ये है रेड सी का इलाका, ठीक है। ये रेड सी का इलाका है जो आगे सुएज कनाल की तरफ जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इस इलाके के अंदर है। ये वही गल्फ ऑफ ओमान का इलाका है। यहाँ पर जहाज चूंकि मुड़ते हैं इस जगह पर, इसलिए यहाँ पर जहाजों को टर्न लेना पड़ता है। और ये इलाका ऐसा है जो ईरान के बिल्कुल करीब है। यहाँ से कई जगह जो है ईरान का जो एक्सेस है वो काफी नजदीक का है। और इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा ये जो द्वीप है ग्रेटर तुम, अगर वो बीच में आ जाता है, बीच में तो वह है ही, यहाँ पर ईरान की फौज का बेस भी है, इसलिए ईरान को एक ग्रेटर डेप्थ मिलती है। इसलिए ईरान कई बार इस ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी धमकियों में, उसके बयानों में भी आपने ये देखा होगा कि ईरान इस तरीके की बात करता है। और इसीलिए ये जो एक टेंशन की लाइन है, इसी के कारण यहाँ पर टेंशन बढ़ा हुआ है। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा दूं। स्वीडन अमेरिका के हितों का रिप्रेजेंटेशन करता है। तेहरान के अंदर अगर ईरान को कोई शिकायत करनी होती है अमेरिका से तो स्वीडन के एम्बेसडर को बुलाया जाता है। आज भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद स्वीडन के एम्बेसडर को बुला के तलब करके साफ साफ चेतावनी दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने इस तरीके का कोई कदम उठाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो प्रणय, ये तो रहा कि समुद्र से किस तरह से जहाज जाते हैं और अगर यहाँ पे ईरान ने ब्लॉक लगा दिया तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन बहुत दुष्परिणाम। शुरुआत में आपने एक बात बोली थी प्रणय कि अमेरिका और ईरान आपस में बात नहीं करते हैं, कोई राजदूत नहीं है अमेरिका का वहां, तो फिर है कौन, कैसे होती है बात? स्विट्जरलैंड जो है उसका दूतावास रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, अमेरिका के हितों को। और अमेरिका के हितों के रिप्रेजेंटेशन का ही नतीजा है, क्योंकि अमेरिका का कोई दूतावास तो है नहीं, मैंने आपको कहा। और इसीलिए स्विट्जरलैंड के दूतावास को आज ईरान में तलब किया गया था और उनको सख्त संदेश दिया गया। उन्हें कहा गया कि अगर
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये अगर जो कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, ऐसी कोई हिमाकत की, तो ईरान की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि भाई दो लोगों के बीच में रिश्ते नहीं है, संबंध नहीं है, तो आप वाया मैसेजिंग करते हैं। उनके किसी दोस्त से आप कहेंगे तो उसको जाके बता देना, उसको कह देना कि वो ऐसा बोल रहे थे। हाँ, कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर हमारे पास भी विकल्प खुले हैं, हम भी इस तरीके की चीज करते हैं। तो स्विट्जरलैंड जो है वो अमेरिका के हितों का रिप्रेजेंटेशन करता है। स्विट्जरलैंड चूंकि न्यूट्रल कंट्री माना जाता है, और स्विट्जरलैंड भी चिंतित है इस चीज को लेकर। इसीलिए स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों से कहा है, ट्रैवल टू ईरान इज एडवाइज्ड अगेंस्ट, यानी स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो ईरान में ना आए। उसका दूतावास जरूर है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच स्विट्जरलैंड जो कि मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है, एक तरीके से वाया मैसेजिंग कर रहा है, उसको भी चिंता इस बात की है। इसीलिए उसने अपने नागरिकों से कहा है कि उसके नागरिक जो हैं, जो किसी तरीके का काउंसुलर एक्सेस भी वहां चाह रहे हो, वो FDFA के हेल्पलाइन पे जाएं, और साथ ही ये भी समझ लें कि बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं स्विट्जरलैंड के पास में वहां किसी तरीके की अपने नागरिकों को मदद पहुंचाने की। इसलिए कोई अगर इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए तो हेल्पलाइन पे जाके बात करिए, वरना ईरान बनती कोशिश मत आइए। और ये जो संदेश है, ये जो चिंता है, ये केवल स्विट्जरलैंड की नहीं है, दुनिया के कई देशों की है। क्योंकि इस नक्शे पर अगर आप लौटें हम आखिर के अंदर, तो ये जो लाइफलाइन जा रही है, अगर टेंशन बढ़ता है तो ये टेंशन इस पूरे इलाके के अंदर एक नई बारूदी चिंगारी भड़का सकता है, क्योंकि इसकी जद के अंदर यहां पर बड़ा इलाका आ सकता है। आप देखिए, इराक भी है, कुवैत भी है, सऊदी अरबिया भी है, ओमान भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर अगर नया टेंशन का फ्लैश पॉइंट बढ़ता है तो मृत्युंजय, इस इलाके के अंदर ही अगर हम इन्हीं देशों की बात करें, जिसके अंदर बहरीन भी है, ओमान भी है, सऊदी अरब है, UAE है, वहां पर भारतीयों की भी जो है करीब करीब 80 लाख की आबादी रहती है। तो हमारे लिए भी चिंता है, हमारे लिए दोहरी चिंता है। हमारे नागरिक यहाँ रहते हैं, इस लिहाज से हमारी चिंता है। इसके अलावा इस इलाके से हमारा तेल जाता है, हमारी जो एनर्जी सप्लाई है वो जाती है। यहाँ से आप देखिए कि हमारा जो तेल जाता है, वो चाहे मुंद्रा के पोर्ट पर उतरे, चाहे कांडला के पोर्ट पर उतरे, वो सारा जो तेल का आयात है वो इस इलाके से रास्ता यही है, जहाँ रास्ता यही है। इसलिए भी इसके अलावा भी हम कई जगह से तेल लेते हैं, लेकिन वो जो तेल के टैंकर्स हैं, उनके हिसाब से ये जो रास्ता है, ये इस समय टेंशन का रास्ता है। और इसीलिए जो है वो इस इलाके के अंदर यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है। और इसीलिए सबकी चिंता इसी चीज को लेकर है कि भाई ये जो टेंशन है, इसके जद में कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फंस जाए, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल। चलिए प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप लोगों को इस तनाव को लेकर क्या कहना है, अमेरिका, ईरान, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।